अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इनोवेटर एजुकेशन सिस्टम के चैनल से आप वीडियोस देख रहे हैं लेक्चर्स की। आज हमारा जो टॉपिक है वो है 9th बायो का मियासिस। लेक्चर नंबर 5 है ये हमारा। आज हम डिस्कस करेंगे मियासिस के बारे में। मियासिस क्या चीज़ है, मियासिस किसको कहते हैं, डेफिनेशन क्या है मियासिस की, और देन हम देखेंगे कि मियासिस के फेजेस क्या होते हैं, कौन कौन से फेजेस हैं, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि मियासिस की वजह से हमें कोई फ़ायदा है, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है मियासिस की। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि मियासिस क्या चीज़ है। मियासिस जो है, हम ये कहते हैं कि मियासिस टाइप है सेल्डवियन की। मियासिस क्या चीज़ है, मियासिस टाइप है सेल्डवियन की, जिसमें क्या होता है कि आपने बच्चों पीछे पढ़ा था कि जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था माइटोसिस का, उसमें हमने ये कहा था कि माइटोसिस भी सेल्डवियन की एक टाइप है, जिसमें हमने कहा था कि ये ऐसी डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहते हैं। मतलब जैसा हमारे पास पेरेंट सेल होगा वैसे ही हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उनके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहते हैं, कि जितने पेरेंट के अंदर होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम आगे डॉटर सेल के अंदर भी आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आज वाला टॉपिक है मियासिस का, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग आएगा उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। मतलब इसमें हम ये देखते हैं कि रिड्यूस नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम या हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये कौन सी डिवीजन हो सकती है, रिडक्शनल डिवीजन भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम ये बात कह सकते हैं कि मियासिस क्या चीज़ है, मियासिस रिडक्शनल डिवीजन भी है। अब इसमें हम इसके फेजेस अगर देखें तो आपने माइटोसिस को देखा था, तो माइटोसिस में 4 फेजेस हमने देखे थे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि मियोसिस को हमने डिवाइड किया है, इसमें 2 डिवीजन आ जाती हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि एक है मियोसिस फर्स्ट, दूसरी को हम कहते हैं मियोसिस सेकंड। मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकंड। मियासिस फर्स्ट में वही फेजेस हैं, बस इसमें आप लोगों ने नाम देने हैं। एक होगा प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। और इसमें ये डिफरेंस आएगा कि जब टीलोफेज तक आप पहुंचेंगे, टीलोफेज के बाद आपके पास साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, आपके पास नेक्स्ट जो डिवीजन आ जाएगी वो होगी आपके पास मियासिस 2। और मियासिस 2 जो है वो बिल्कुल सिमिलर है किसके, माइटोसिस के। हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि मियासिस फर्स्ट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। मियासिस फर्स्ट में सबसे पहले इसकी 4 फेजेस आती हैं। एक है प्रोफेज फर्स्ट, फर्स्ट वन आ जाता है प्रोफेज फर्स्ट। देन है आपके पास मेटाफेज फर्स्ट, देन है आपके पास एनाफेज फर्स्ट, और आपके पास लास्ट पे आ जाता है टीलोफेज फर्स्ट। बच्चों अब हम इसमें सारे फेजेस को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा प्रोफेज फर्स्ट। हमने इसमें इवेंट्स देखने हैं कि प्रोफेज फर्स्ट में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। हम ये कहते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट में ये जिस तरह आपने माइटोसिस का प्रोफेज पढ़ा था, इसमें कुछ डिफरेंसेस आएंगे। उसमें अब अगर कंपैरिजन में देखेंगे तो बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि जो माइटोसिस का प्रोफेज होता है और जो मियोसिस का प्रोफेज है, उन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब अगर प्रोफेज फर्स्ट हम मियोसिस का देखते हैं तो इसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं, क्योंकि अगर हम इसमें देखें प्रोफेज फर्स्ट को तो इसके अंदर बेशुमार छोटी छोटी चेंजेस आती हैं। इसमें हम डिवीजन भी इसकी कर सकते हैं 2-3 स्टेप्स में। तो इसमें सबसे पहले ये चीज़ आती है कि हम इसमें कहते हैं जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होके किस फॉर्म में आ जाता है, कंडेंस होता है और हमें नज़र आना शुरू हो जाता है क्रोमोसोम नज़र आना शुरू हो जाता है। और इसके बाद अगली चीज़ हम कहते हैं कि इसके अगर हम इवेंट्स देखें, प्रोफेज फर्स्ट जो है मियासिस का वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसमें इसके 3-4 फेजेस रखे हुए हैं। फेजेस किस तरह से हैं कि इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स की बेस पे हम इसके फेजेस रखते हैं। इवेंट्स क्या चीज़ें हैं कि हम ये कहते हैं कि इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स आते हैं। सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन कैसे होते हैं कि अगर हम डायग्राम बनाते हैं, अगर ये इस तरह से डायग्राम है तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे अगर ये हमारे पास क्रोमोसोम है
तो ये क्रोमोसोम सबसे पहले अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, अलाइन होते हैं। और नेक्स्ट अगला स्टेप जो है इसमें हम ये कहते हैं क्रोमोसोम जब अलाइन होते हैं तो एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं। ये हम इस तरह से डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये क्रोमोसोम है, जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो ये एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। बच्चों ये आपको एक्स शेप स्ट्रक्चर ये नज़र आ रहा है, इसको आप कहते हैं ये कौन सी चीज़ है, इसमें हम इसको मेंशन कर देते हैं, ये है आपके पास क्यास्मेटा। तो बच्चों इसमें हम सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आप कहते हैं क्यास्मेटा फॉर्मेशन। अब क्या होता है कि इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो हम ये कहते हैं यहाँ पे होता है इस एक्स शेप स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे एक पॉइंट हम लिखते हैं कि यहाँ पे होती है क्रॉसिंग ओवर। ये इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये फेज़ इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जब क्रोमोसोम एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाता है तो बच्चों यहाँ पे अगर ये नेक्स्ट डायग्राम बनाएं तो हम ये स्ट्रक्चर देखें कि ये आपके पास एक्स शेप स्ट्रक्चर बना, ये वाला, यहाँ पे क्या होगा, ये आप देखें कि इस क्रोमोसोम में थोड़ा सा पोर्शन इसका इसके अंदर चला जाएगा और इसका इसके अंदर आ जाएगा। अब यहाँ से हम अगर इसको देखें तो हम ये कहते हैं यहाँ पे होगा एक्सचेंज। एक्सचेंज किसका होगा कि क्रोमोसोम का एक पार्ट दोनों में एक्सचेंज होगा और इस चीज़ को हम कहते हैं ये है क्रॉसिंग ओवर। अब क्या होता है, इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से हम कहते हैं मियोसिस इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग आते हैं उनके अंदर वेरिएशन आती है। अब यहाँ पे हम चौथी बात ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, रिकम्बिनेंट्स की फॉर्मेशन होती है, रिकम्बिनेंट्स बनेंगे। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रोफेज फर्स्ट के। सबसे पहले हम कहते हैं क्रोमोसोम क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होता है और क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है। दूसरी चीज़ हम कहते हैं क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं मटेरियल। एक्सचेंज कैसे करेंगे, एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप क्या कहते हैं, क्यास्मेटा फॉर्मेशन। अगली चीज़ आप कहते हैं जब एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अपना पार्ट एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये वाला जो पॉइंट है इसको आप नाम देंगे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आगे आपके पास रिकम्बिनेंट्स बनते हैं और इन्हीं रिकम्बिनेंट्स की वजह से आप कहते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन आएगी। जो आपके पास नए ऑफस्प्रिंग हैं उनके अंदर वेरिएशन आएगी, मतलब वो पेरेंट्स से कुछ ना कुछ मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसमें अगर हम प्रोफेज की डायग्राम बना दें तो ये तो हो गए प्रोफेज के सारे इवेंट्स की डायग्राम्स। अब हम अगर एक ही डायग्राम बनाएं प्रोफेज की तो वो डायग्राम्स किस तरह से हो सकती है कि ये अगर हम देखते हैं ये हमारे पास प्रोफेज का स्ट्रक्चर है, तो इसमें बाकी अगर जो पॉइंट्स हैं वो भी हम लिख लें कि यहाँ पे बिल्कुल माइटोसिस की तरह यहाँ पे भी क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप जो होती है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है। न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे देखें ये इस तरह से हम मेंशन कर देते हैं इसको, ये न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर हो रही है। क्रोमोसोम का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो वो हम कहते हैं कि ये कंडेंस होकर हमारे पास क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है। क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ये इस तरह से होता है। अगर इसमें आप लेट प्रोफेज की डायग्राम बनाएं तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट अगली चीज़ है आपके पास, जो सेकंड टॉपिक है आपके पास वो है मेटाफेज फर्स्ट। बच्चों जिस तरह से हमने देखा माइटोसिस में हमने मेटाफेज को देखा था, इसी तरह यहाँ पे भी मियोसिस फर्स्ट का जो मेटाफेज है उसमें भी आप इवेंट्स वही देखेंगे कि क्या होता है मेटाफेज फर्स्ट के अंदर। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि जो स्पिंडल फार्मेशन होती है उसमें क्या होता है कि स्पिंडल्स की वजह से क्रोमोसोम जो जिन्होंने क्यास्मेटा फार्मेशन की थी वो सेंटर में अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। जब सेंटर में अलाइन होते हैं तो एक मेटाफेज प्लेट बन जाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स अटैच विद द स्पिंडल्स, क्रोमोसोम्स अटैच्ड विद स्पिंडल्स। और नेक्स्ट हम पॉइंट लिखते हैं कि मेटाफेज प्लेट फार्मेशन कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स सेंटर में अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों ये आपको डायग्राम से समझ आ जाएगा कि मेटाफेज प्लेट कैसे बनती है। कि अगर हम देखें
कि इस तरह से स्ट्रक्चर हो, ये इस तरह से क्रोमोसोम सेंटर में आके अलाइन होना शुरू हो जाते हैं ऐसे। इसको आप नाम देते हैं, ये हैं आपके पास स्पिंडल फाइबर्स। ये जो प्लेट एक बनती है, ये वाली क्रोमोसोम सेंटर में आके अलाइन हुए हैं, इसको आप कहते हैं, ये है हमारे पास मेटाफेज प्लेट। नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक है हमारे पास, वो है हमारे पास एनाफेज फर्स्ट। बच्चों इसमें थर्ड चीज़ है हमारे पास एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है। जैसे आपने माइटोसिस में देखा था कि माइटोसिस में हमने जब माइटोसिस को डिस्कस किया था तब भी हमने कहा था कि एनाफेज जो माइटोसिस का होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे क्रोमोसोम अपने पोल्स की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि डॉटर सेल्स के अंदर कितने कितने क्रोमोसोम्स आएंगे। अगर यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर सही तरीके से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर नहीं जाएगा तो यहाँ पे डिजीज़ काज होगा। इसकी वजह से हम कहते हैं कि एनाफेज जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एनाफेज फर्स्ट जो है या एनाफेज या मियोसिस में या माइटोसिस में कौन सा फेज़ इम्पॉर्टेंट है, विच फेज़ ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप ये कह सकते हैं कि एनाफेज पॉइंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसकी रीज़न भी बता सकते हैं क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम जो हैं वो ऑफस्प्रिंग में आप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आपने उनका नंबर देखना है कि जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स में क्रोमोसोम जाएंगे वो करेक्ट नंबर में होने चाहिए। इसलिए एनाफेज फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ में हम इसके पॉइंट्स लिखते हैं कि एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो मूव करते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। क्रोमोसोम्स मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो आप लोग नोट करें कि यहाँ पे क्या होता है कि आप कंपैरिजन करें मियोसिस का और माइटोसिस का। कि अगर आप देख रहे हैं, आप मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ एनाफेज माइटोसिस का। यहाँ पे क्या हुआ था कि आपको अगर याद हो, आपने जब एनाफेज देखा था माइटोसिस का तो उसमें आपने कहा था कि क्रोमोसोम हाफ क्रोमोसोम मूव करते हैं। यहाँ क्या होगा, फुल क्रोमोसोम मूव करता है। बच्चों डायग्राम से आपको समझ आ जाएगी कि ये देखें, इसमें अगर हम डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम है एनाफेज फर्स्ट मियोसिस की। आप कहते हैं क्रोमोसोम मूव करता है टूवर्ड देयर अपोजिट पोल। तो यहाँ पे आप अगर डायग्राम बनाते हैं तो आप इस तरह से बनाएंगे कि ये पूरे का पूरा क्रोमोसोम एक साइड पे मूव करेगा। इसी तरह यहाँ पे आप ये बनाएं, ये इस तरह से, ये क्रोमोसोम इस तरह से और ये इधर। ये कौन सी चीज़ है, ये है एनाफेज फर्स्ट। मतलब ये कौन सी चीज़ है, ये मियोसिस का एनाफेज है। इसी तरह अगर हम माइटोसिस का एनाफेज मैं इधर डायग्राम से बताती हूँ आपको, तो ये देखें, ये इस तरह से डायग्राम में आएगा कि हाफ क्रोमोसोम मूव करता है। ये आपको बच्चों डायग्राम याद होगी, आपने इस तरह से डायग्राम बनाई थी। तो क्या डिफरेंस है इसमें कि जो क्रोमोसोम है एनाफेज फर्स्ट है मियोसिस में, उसमें पूरे का पूरा क्रोमोसोम एक साइड पे मूव करता है और दूसरी साइड पे दूसरा क्रोमोसोम जाता है। जो माइटोसिस होता है उसमें हाफ क्रोमोसोम मूव करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये फेज़ इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली चीज़ आ जाती है, लास्ट वाली चीज़ है, वो है टीलोफेज फर्स्ट। यह है हमारे पास टीलोफेज फर्स्ट।
टीलोफेज़ फर्स्ट में क्या होता है कि ये रिवर्स फेज़ है, कि हम कह सकते हैं कि जैसा प्रोफेज़ में था उससे बिल्कुल रिवर्स है टीलोफेज़। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन फॉर्मेशन कर देते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल दोबारा से बन जाता है, क्रोमैटिन फॉर्मेशन। और उसके बाद हम कहते हैं न्यूक्लियोलस आ जाता है। और देन तीसरी चीज़ हम कहते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनना शुरू हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप रीअपीयर। यहाँ पे देखते हैं हम, ये इस तरह से सेल बनता है। अगर हम ये अर्ली टीलोफेज़ देखें तो वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे ये क्रोमोसोम, आपको एनाफेज़ याद है, पीछे आपने डिस्कस किया था कि 2 क्रोमोसोम इस साइड पे आ गए फुल, 2 उस साइड पे चले गए। 2 इस साइड पे जो आए हैं उसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी वजह से एक सेल बनेगा और जो 2 उस साइड पे मूव किए उनकी वजह से दूसरा सेल बनेगा। ये आप देखें यहाँ पे 2 सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, ये अर्ली टीलोफेज़ है। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लेट टीलोफेज़ बनाते हैं तो वो इस तरह से बनेगा। ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने माइटोसिस में देखा था कि इस फेज़ के बाद हमने कहा था कि सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होती है और सेल नेक्स्ट 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे आपको मैंने शुरू में बताया था कि इसमें क्या होता है कि जब टीलोफेज़ फर्स्ट एंड होता है तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होता, यहाँ पे अगला फेज़ स्टार्ट हो जाता है जिसको आप कहते हैं मियासिस 2। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखें आपके पास 2 सेल बने। आपने देखना ये है कि आपने शुरू में बात कही थी कि जो मियासिस 2 होता है वो बिल्कुल सिमिलर है माइटोसिस के। अब यहाँ पे आपने 2 सेल्स लिए, इन सेल की आपने डिवीजन करवानी है जैसे आपने माइटोसिस में करवाई थी, इसलिए अब हम उसको मियासिस 2 को फुली डिस्क्राइब नहीं करेंगे। आप वो देखें कि जब जैसे मियासिस 2 है, जैसे माइटोसिस है, उसी तरह बिल्कुल मियासिस 2 है। अब आपके पास लास्ट पे क्या आएगा, एक डिफरेंस है कि माइटोसिस की वजह से हमारे पास 2 सेल्स बनते हैं, लेकिन मियासिस की वजह से यहाँ पे आपके पास 2 सेल बने हैं। यहाँ पे ये देखें कि आपके पास 2 सेल बने हैं। अब इसकी वजह से, इस एक सेल की वजह से नेक्स्ट आपके पास 2 सेल बनेंगे और इसकी वजह से नेक्स्ट 2 सेल बनेंगे। टोटल हमारे पास 4 सेल्स की फॉर्मेशन होगी। इसलिए हम कहते हैं कि मियासिस में क्या होता है, जो लास्ट वाला सेल बनता है वो हैप्लॉइड सेल होता है और उसके अंदर हम कहते हैं कि 4 सेल बनते हैं हमारे पास। बच्चों यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी मियासिस की। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। बच्चों हमें पता है कि हमने शुरू में बात की थी कि सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन क्यों होती है? सेल की फॉर्मेशन के लिए। अगर हमारी बॉडी के अंदर सेल कंटिन्यूसली बनते रहें तो एक लिमिट आएगी जब वो सेल हमें इतनी लिमिट में नहीं चाहिए। और तो बच्चों अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस ये क्या चीज़ें हैं? हमने शुरू में ये बात डिस्कस की थी कि सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन क्यों होती है? कि हमारे पास नए सेल्स की फॉर्मेशन के लिए। अब जो हमारे पास सेल्स बन गए हैं, जिन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म कर लिया है, अब उन सेल की हमें ज़रूरत नहीं है तो वो सेल डेड हो जाएंगे। अब जो सेल डेथ है, ये जो प्रोसेस है जिसमें सेल डेथ होती है, इसको आप कहते हैं अपोप्टोसिस या नेक्रोसिस। ये कैसे सेल डेथ होती है? 2 तरह से सेल डेथ होती है। एक को हम कहते हैं कि प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ कैसे होती है कि एक प्रॉपर वे हो जिसमें सेल को पता हो कि यहाँ पे इस टाइम पे इस सेल की डेथ हो जाएगी, कि एक प्रॉपर सिग्नल मिले कि यहाँ पे इस सेल की डेथ हो जाएगी। इसको आप कहते हैं ये प्रोग्राम सेल डेथ है। प्रोग्राम सेल डेथ को हम क्या नाम देते हैं? प्रोग्राम सेल डेथ। ये चीज़ जो है इसको हम नाम देते हैं, यह है हमारे पास अपोप्टोसिस। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं कि अपोप्टोसिस को हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो अपोप्टोसिस है इसको हम कहते हैं ये प्रोग्राम सेल डेथ है। ये प्रोग्राम सेल डेथ कैसे होता है, इसके अगर हम एग्जांपल लें तो हम कहते हैं कि हमारे जो हम अगर हाथ की एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास अगर हम ये कहें कि ये सारे के सारे सेल्स इस तरह से जुड़े हुए हों, ये सारे सेल्स बिल्कुल जुड़े हुए हों, आपके हाथ की उंगलियाँ सेपरेट ना हों। ये हाथ की उंगलियाँ सेपरेट कैसे होती हैं कि जब ये सेंटर से आपके सेल डेथ होना शुरू
शुरू हो जाते हैं। ये क्या चीज़ है? ये प्रोग्राम सेल डेथ है। जब सेंटर से सेल डेथ होती है और ये फिंगर्स आपकी अलग-अलग होती हैं, इसको आप कहते हैं ये है आपके पास प्रोग्राम सेल डेथ। ये हम इसमें एग्जांपल लिखते हैं फिंगर सेपरेशन। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं अपोप्टोसिस की कि ये क्या चीज़ है? फिंगर सेल डेथ। ये कैसे होता है कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई सेल है, ये फ़र्ज़ करें ये हमारे पास सेल है, तो इसमें कैसे ये सेल डेथ होती है कि इसका जो इंटरनल कंटेंट है वो क्या होता है? वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। श्रिंक होके इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है, ये अगर हम इसकी बात करें तो ये इनसाइड पिंच होना शुरू हो जाती है। जब ये इनसाइड पिंच होती है तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, छोटी छोटी सेल बॉडीज़ बनती हैं, जिसको आप कहते हैं ब्लब्स या अपोप्टोटिक बॉडीज़। ये देन अपोप्टोटिक बॉडी, अगर इसको हम स्ट्रक्चर सेल को इस तरह से बनाएं तो ये सेल इस फॉर्मेशन में आ जाता है। ये इस तरह छोटे छोटे सेल्स बन जाते हैं। ये सेल जो हैं इनको हम नाम देते हैं, ये है हमारे पास ब्लब्स या अपोप्टोटिक बॉडीज़। अब ये सेल जो हैं अपोप्टोटिक बॉडीज़ या ब्लब्स जो हैं ये बॉडी से रिमूव कर दी जाती हैं। अब अगली चीज़ है हमारे पास, लास्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास नेक्रोसिस। नेक्रोसिस की अगर हम डेफिनेशन करें तो नेक्रोसिस में हम इसको कहते हैं, नेक्रोसिस क्या चीज़ है? नेक्रोसिस है एक्सीडेंटल सेल डेथ। एक्सीडेंटल सेल डेथ क्या चीज़ है कि एक है प्रोग्राम सेल डेथ जिसमें एक प्रॉपर कमांड होगी जिसकी वजह से सेल डेथ होगी। इसमें क्या है? एक्सीडेंटल सेल डेथ, अचानक ही सेल की डेथ हो। किस वजह से? इसकी एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि कोई इंजरी हो सकती है या इन्फेक्शन हो सकती है, इसकी वजह से भी सेल डेथ होती है। तो बच्चों ये आपके पास 2-3 चीज़ें हैं जिसमें हम कहते हैं कि ये अपोप्टोसिस है और नेक्रोसिस है। अपोप्टोसिस क्या चीज़ है? अपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ है और जो नेक्रोसिस है वो एक्सीडेंटल सेल डेथ है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो हम अपोप्टोसिस में लिखते हैं कि फिंगर्स जो सेल्स हैं उनकी सेपरेशन होती है, फिंगर्स की सेपरेशन, वहाँ पर सेंटर पर जो सेल्स होते हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस में ब्लब्स बनते हैं, ब्लब्स मतलब अपोप्टोटिक बॉडीज़ होती हैं, और एक्सीडेंटल सेल डेथ जो है वो नेक्रोसिस है। और उसमें क्या होता है? एग्जांपल में हम लिखते हैं इंजरीज हो सकती हैं या इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से सेल डेथ होती है। और